दोस्तों, इस वीडियो में हम समसामयिक घटना चक्र जो है जीएस पॉइंटर, इसको हम देखेंगे। ये जो घटना चक्र आता है उसी का एक वन लाइनर फॉर्म में चीज़ें लिखी होती हैं, शॉर्ट नोट्स के जैसे। तो इसके जो है ये पर्यावरण का है। इसको में हम देखते हैं। सबसे पहले जो है इसका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ये स्टार्ट करते हैं। तो पर्यावरण एवं सतत विकास। चलिए, सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का स्थान है, वो कौन सा है? 116वां। देखिए, ये पहले का है। अब आपको जो है 2024 का याद करना पड़ेगा, और आने वाले जो है 2025 में 25 का जब आएगा उसको याद करना पड़ेगा। तो जो है ये पुराना डेटा है। तो कुछ चीज़ें हमें करंट अफेयर से भी जो क्वेश्चन मिलेंगे तो उसको हमें बस ऐसे ही देख लेना है, याद नहीं करना है। बस हाँ, एक दिमाग में ये होना है कि इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो वो वाला क्वेश्चन जिस ईयर में आप एग्ज़ाम देने चाह रहे हैं उसको पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है तो किस पे? वायुमंडल में नमी पर। फिर उसके बाद में दूसरा है, जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल तथा जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है, वो कौन सा है? जैवमंडल है। ठीक है। उसके बाद में नेशनल ट्रिब्यूशन, ये जिसे एनजीटी बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 2010 में की गई थी। अब पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, उसे पर्यावरण कहते हैं। इसकी डिफिनेशन और भी है, भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है उसे जो है पर्यावरण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारा, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर हैं, समूह के रूप में कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे हुए भौतिक एवं जैविक दशाओं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। वो क्या कहा जाता है? उसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की परिभाषा के अनुसार इसे पर्यावरण के अंतर्गत इसकी डिफिनेशन आती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित नहीं है। क्या नहीं है? गरीबी कम करना। उसके बाद में जो है पर्यावरण में, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। कब पारित हुआ? तो 1986। पर्यावरण बनता है जीवीय घटकों, भू आकृतिक घटकों तथा अजैव घटकों से। उसके बाद में पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं किसके रूप में? नियंत्रक के रूप में यानी कंट्रोलर के रूप में। उसके बाद में धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है प्राकृतिक संसाधन। इसका क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन। उसके बाद में किसी विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान रखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? धारणीय विकास। ये स्टेटमेंट ऐसे ही यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम या आरओ में भी ऐसे ही लिखा हुआ आता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था, क्या था? सतत विकास था। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास के लक्ष्य का निर्धारण किया है। वो कुल कितने हैं? 17 लक्ष्य हैं, 17 गोल्स हैं। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयास की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया जाता है। क्या निर्माण किया जाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का। फिर इसको तो सबको पता होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है। उसका नेक्स्ट है, देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं क्या? वन, जल तथा खनिज संसाधन। देखिए, प्राकृतिक जो पूंजी होती है उसमें वन भी आता है, जल भी आता है और खनिज भी आता है। और वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा
प्रदत्त होते हैं कहलाते हैं क्या? प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन। 1972 में आयोजित किया गया था, क्या किया गया था? क्या किया गया था? स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, 5 जून 1972। फिर नेक्स्ट है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, क्या है? जल चक्र में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसे शॉर्ट फॉर्म में नीरी बोला जाता है, अवस्थित है कहाँ पे है? नागपुर में। फिर नीरी कार्य करता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। फिर है, सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण। फिर प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता को घटाना, ये इसका सतत विकास के लिए आवश्यक है। जैविक विविधता का संरक्षण और प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता को घटाना। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था रियो में, ठीक है। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये कब किया गया था? 1992 में, रियो डी जनेरियो, ब्राजील में है ये। उसके बाद में पृथ्वी शिखर सम्मेलन 21वीं सदी के लिए पर्यावरण विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रम को नाम दिया गया था, क्या दिया गया था? एजेंडा 21 बोला गया था, एजेंडा 21 के अंतर्गत। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था, क्या था? द फ्यूचर वी वांट। उसके बाद में पृथ्वी के चारों ओर गैस के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। फिर वायु है एक, क्या है? मिश्रण के, ऑप्शन में यौगिक दिया रहेगा। उसके बाद में जैसे तो आपको इस पे लगाना है, ये एक मिश्रण है ना कि यौगिक है। फिर ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसें पाई जाती है। किस में पाई जाती है? ये सब वायुमंडल में पाई जाती हैं। फिर है, नोबल गैसों में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती कौन सी है? वो रेडान। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है किसका? नाइट्रोजन का। उसके बाद में जो है, यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पतियाँ पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो वह गैस जिसकी कमी होगी, किसकी कमी होगी? ऑक्सीजन की होगी, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट है, वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है, क्या नहीं है? वायु का प्रदूषण। पेड़ पौधे वायु का प्रदूषण नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं पर्यावरण को। फिर है आगे, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय तथा ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा। और फिर है, कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। यह अपने मूल रूप में पाया जाता है ग्रेफाइट एवं हीरो में। पृथ्वी के कार्बन में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता, क्या नहीं बढ़ाता? प्रकाश संश्लेषण। अपक्षय का विचार संबंधित है एक प्राकृतिक क्रिया से जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभाजित करती है। चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभाजित करती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं। ये पहले थे, अभी देख लीजिएगा करंट में कौन है? जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी 18 अक्टूबर 2010 को। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये हैं W.M. एडम्स। फिर है, आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो +20 सम्मेलन क्या है? धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र विकास का सम्मेलन। फिर है, रियो +20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में संपन्न हुआ था। इसका नाम क्या है? रियो डी जनेरियो। कहाँ पे हुआ था? ये ब्राज़ील में हुआ था। और पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था 1997 में।
यानी 1992 के बाद में फिर 5 साल उसमें जोड़ देंगे तो 1997 में। फिर 23 और 27 जून 1997 के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जो रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे किया गया था वो? न्यूयॉर्क में। विकास की अवधारणा, जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, क्या कहा जाता है? धारणीय विकास कहा जाता है उसे। फिर वैज्ञानिक अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यवसायिकों की एक संस्था, जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है। क्या है वो? क्लब ऑफ रोम। अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्रवाई योजना स्वीकृत की, जिसे माना जाता है एजेंडा 21 के नाम से ये जाना जाता है। फिर है, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, मूल रोम की कोसा भित्ति मुख्यतः बनी होती है, किसकी बनी होती है? सेलुलोज से। ठीक है, मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं, किससे? पैक्टिन के कारण। फिर है, पर्यावरण अपकर्षण से अभिप्राय है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि पर्यावरण अपकर्षण क्या है? तो पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण और मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना। ठीक है, फिर उसके बाद में है, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन। अब फिर है, पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित हैं, क्या है? वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति तथा शिक्षा नीति। ये सब किसे हैं? पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित हैं। आगे देखते हैं हम। जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। क्या है वो? भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा, GEF शॉर्ट फॉर्म में से बोलेंगे। और वैश्विक पर्यावरण सुविधा या ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? रियो अर्थ समिट 1992 में। UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि या लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज फंड उपलब्ध कराता है। कौन कराता है? GEF यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि, द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड की स्थापना की गई थी COP7 की बैठक, जो कहाँ पे हुई थी? मारिकस से प्राप्त निर्देशों के आधार पर। फिर वर्तमान में GEF के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्ष हैं, कौन है? नाओको इसी। और आगे है प्लाची माड़ा, जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? केरल में है। फिर पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के अन्य जिस नाम से जाना जाता है वो है, क्या है? छाता विधान। क्या है? छाता विधान। 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पारित किया। क्या किया है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदित समिति का गठन किया गया। कब किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदित समिति का गठन किया गया है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति या जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का नाम बदलकर क्या किया गया है? अनुवांशिकी इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति। शब्दों के स्थान पर जहाँ कहीं वे आते हैं शब्द रखे जाएंगे। क्या कहे जाएगा? आप अनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति या GEAC। अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन डेक्स 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया है। वह स्कोर क्या है? विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक। उसके बाद में है फिर भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूलन दीर्घ अस्थायी विकास के लिए जो रणनीति सर्वश्रेष्ठ हुआ है मिश्र सस्यन, कार्बनिक खादें, नाइट्रोजन यौगीकरण, पौधे और कीट प्रतिरोध, शस्य के
किसमें। आगे हम देखते हैं प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है, क्या कौन अन्वेषक है, ये जापान के थे और जो है वो मसानोबु फुफुका। और पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया ऑस्ट्रेलिया ने। किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया ने प्रारंभ किया था। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो है ये पहला वाला पॉइंट जो था वो हमारा कंप्लीट होता है, जिसका क्या नाम था, हम लोगों ने 3 पेज देखा लगभग, पर्यावरण एवं सतत विकास। इससे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं अगर पर्यावरण से क्वेश्चन आए तो। फिर हम जो दूसरा हमारा पॉइंट है वो है पारिस्थितिकी। तो इसको देख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1-2 पेज में होगा। चलिए, 10% नियम संबंधित है। किससे संबंधित है? ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर तक पहुंचने से है। मतलब ये नियम ये कहता है कि अगर जैसे प्लांट हो गया या फिर एनिमल हो गया, अगर दूसरे उसमें कुछ किसी को खाता है तो जो पिरामिड बनता है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, एनर्जी 10% जो है वो बचेगी, बाकी और सब क्या होगी, लॉस हो जाएगी। फिर ये है जीव से संबंधित जीव से जीवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम क्या है? तो क्या है? जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और भूदृश्य। स्वपोषी या स्वपोषण स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्राथमिक उत्पादकता। उसके बाद में परपोषी विषम पोषण स्तर के उत्पादन के संदर्भ में आता है द्वितीय उत्पादकता। यानी स्वपोषी जो होते हैं प्राथमिक उत्पादकता होते हैं, परपोषी जो होते हैं द्वितीय उत्पादकता होते हैं। और एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होता है? घटता है। यही तो है 10% का नियम जो है ऊपर, लैंडमैन का नियम बोला जाता है उसे। कुछ कारणों वश यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके जो संभावित परिणाम हो सकते हैं वो हैं, क्या है? कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके कारण वर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। ये दोनों पॉइंट इसके लिए सही हैं। और पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है जीव और वातावरण के बीच। दूसरा है जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाते हैं? पारिस्थितिकी। अर्नेस्ट हेकल ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था ओइकोलॉजी के नाम से। इन्होंने जो है इकोलॉजी को क्या बोला था? ओइकोलॉजी। जीवधारियों के कार्बन और अकार्बनिक वातावरण के पारस्परिक संबंध के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं या बताया जाता है। अर्नेस्ट हेकल ने इसको बताया था, पारिस्थितिकी विज्ञान है। फिर पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है, यह बताया, किसने बताया था? यूजीन ओडम ने बताया था कि ये जो संरचना एवं प्रक्रिया का क्या है? एक अध्ययन है। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने किया था? एजी टांसले ने किया था। एजी टांसले ने किया था, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देख लीजिएगा। उसके बाद में पारिस्थितिकी तंत्र विचारधारा को बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकॉस्म कहा, किसने कहा था? कार्ल मोवियस तथा फोर्ब्स ने। प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है, वो क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र। ये जो है कार्यात्मक फंक्शनल यूनिट है। आइए आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही कथन है। पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय इकाई के समस्त जीव तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक कार्यशील इकाई है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। उसके बाद में पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, यह एक बंद तंत्र है। उसके बाद में फिर जो है पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। जीव या ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। फिर है किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं, किसका? पारितंत्र का। उसके बाद में है कृत्रिम पारितंत्र है, क्या है? खेत हो गया, ये क्या है? कृत्रिम पारितंत्र है। और उसके बाद में
कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? धान का खेत हो गया और ये मानव द्वारा तैयार किया जाता है। खाद घास स्थल, वन तथा मरुस्थल उदाहरण है किसके हैं? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के। फिर देखते हैं झील, नदियाँ तथा समुद्र आते हैं किसमें आएंगे? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है, क्या कहलाती है? वाहन क्षमता। बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है? जैविक विभव। आइए आगे देखते हैं। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीव के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करते हुए उसे क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी कर्मकता। पारिस्थितिकी कर्मकता का यह डिफिनीशन है, इसको याद कर लीजिएगा कि जो एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है उसे कहते हैं पारिस्थितिकी कर्मकता। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र है कौन सा है? समुद्रिक। ऐसे ही 1/3 पे जो है पानी है, तो पानी समुद्र ही सबसे ज़्यादा है। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल में समुद्र जल होता है कितना परसेंट? 97%। समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण है, क्या है? सोडियम क्लोराइड है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है कौन? वनारोपण, वर्षा जल प्रबंधन तथा जीवमंडल भार। फिर है वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण का निवारण मददगार है, क्या है? पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में। आगे है भारत में सर्वाधिक असंतुलन का प्रमुख कारण है वनोन्मूलन और वह कार्य जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है क्या कहलाता है? वृक्ष का कटना। फिर है पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर का स्थान प्राप्त है किसको है? सर्वाहारी को। उच्चतम पोषण स्तर का जो स्थान प्राप्त हो किसे है? ओमनीवोरस को। फिर है पारिस्थितिकी तंत्र एक जैविकीय संगठक नहीं है, कौन है? वायु। पारिस्थितिकी निकायों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है कौन है? सौर ऊर्जा। पारतंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में जिस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं कौन है? कवक और जीवाणु। ये दोनों क्या हैं? अपघटक हैं। हमें लगता है कि जीवाणु नहीं, लेकिन जीवाणु भी क्या है? एक प्रकार का अपघटक ही है। अपघटक वे होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया में प्रक्रिया को तेज करते हैं जिससे पुनः चक्रीकरण हो सके। पोषक तत्वों का किसका होता है? पोषक तत्वों का। फिर उसके बाद में है निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं, कौन तोड़ते हैं? अपघटक। फिर सूक्ष्म जीव की एक विस्तृत किस्म जिसमें फफूंद, जीवाणु, गोलकिर्म, प्रोटोजोआ और केचुआ भूमिका अदा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? अपघटकों की। उसके अंदर प्राथमिक उपभोक्ता है, क्या है? चींटी तथा हिरण। ये क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता हैं। चींटी भी हैं और हिरण भी हैं। और किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं कौन? शाकाहारी जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अपघटक तथा अप्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आती हैं कौन? चींटी जो है वो अपघटक भी हैं और प्राथमिक उत्पादकता भी हैं, प्राथमिक उपभोक्ता भी हैं, उत्पादकता नहीं, उपभोक्ता। वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों से प्राप्त करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। और खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता। नेक्स्ट है साग सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता जबकि मांस भक्षी होने पर श्रेणी में आएगा किसमें? द्वितीय उपभोक्ता में। समुद्री वातावरण में मुख्यतः प्राथमिक उत्पादक होते हैं कौन है? फाइटोप्लैंक्टन्स। फिर है पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में उत्पादक घटक हैं, क्या हैं? हरे पौधे। समुद्र में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं, क्या है? प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा। फिर है प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं कौन है? हरित पादप। हरे पौधे रंग के लवक या क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं, क्या करते हैं? प्रकाश का संश्लेषण करते हैं। फिर जैविक घटकों में शामिल होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित हैं, क्या है? हरे पौधे। फिर है एक घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है, क्या है? घास को कौन खाएगा? टिड्डा खाएगा। टिड्डा को कौन खाएगा? मेढक खाएगा। मेढक को कौन खाएगा? सांप खाएगा। तो जो घास है वो क्या है? उत्पादक है। और टिड्डा क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता। मेढक क्या है? द्वितीय उपभोक्ता। और सर्प क्या है? तृतीय उपभोक्ता। आगे है
ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है कहे जाते हैं, क्या कहलाते हैं? खाद्य कहे जाते हैं। जीव द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है कैसे होता है? एक दिशा में होता है, यानी यूनि डायरेक्शन होता है, ना कि मल्टी डायरेक्शन होता है। आहार श्रृंखला का निर्माण होता है कहाँ पे? घास, बकरी और मानव। घास, बकरी, मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। कौन करते हैं? घास करते हैं, फिर बकरी करेंगे, फिर मानव। जीव का पिरामिड जिस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है वह है कौन सा है? तालाब। जलीय जो होता है उसमें उल्टा पिरामिड हो जाता है। उसके बाद में पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवभार के रेखा चित्रीय निरूपण को कहते हैं, क्या कहते हैं? जीवभार का पिरामिड। जीवभार का पिरामिड, यह इसकी डिफिनेशन है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीवभार का पिरामिड होता है कैसा होता है? सीधा होता है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी तंत्र में DDT का समावेश होने के बाद किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा? किसमें? सांप में। जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और ऊतकों में जमा हो जाते हैं तो इस घटना को कहते हैं, क्या कहते हैं? जैविक आवर्धन कहते हैं। DDT जैसे प्रदूषक होते हैं कहाँ पे होते हैं? जैव अनिम्नीकरण यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल में। और पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, क्या नहीं है? यूकेलिप्टस जो है वो पारिस्थितिकी मित्र नहीं, इसे आतंकवाद का पौधा भी बोला जाता है। यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण की शक्ति के कारण घोषित किया गया है, किसमें? पर्यावरण का शत्रु बोलते हैं इसे। उसके बाद में वृक्ष जो पर्यावरण संकट माना जाता है वो क्या है? यूकेलिप्टस। लैंटिक आवास का उदाहरण है, क्या है? तालाब और दलदल। लैंटिक आवास का स्थिर जल के आवास लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं। इनके उदाहरण हैं, क्या हैं? आर्द्र भूमि, तालाब, झील और जलाशय। बहते जल के आवास लैक्टिक आवास कहे जाते हैं, जैसे कि नदी, क्या है? नदी। फिर दो विभिन्न समुद्रों के बीच संक्रांति क्षेत्र कहलाते हैं, क्या? इकोटोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोटोन जो होता है वो दो विभिन्न समुदाय, जैसे एक तरफ पानी का क्षेत्र है या झील वगैरह है और दूसरी तरफ जो है वो ज़मीन है, सूखी ज़मीन है, यहाँ वहाँ पे बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्शन है, तो उसके बीच का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये कहलाता है इकोटोन। फिर सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? महासागर का है। सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है, क्या है? समुद्र। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं, क्या कहते हैं? ज्योभू रासायनिक चक्र। ज्योभू रासायनिक चक्र। फिर जल चक्र को ओडम ने सम्मिलित किया है, किसमें? गैस चक्र में, ओडम ने। पारिस्थितिकी संतुलन में से संबंधित नहीं है, क्या है? औद्योगिक प्रबंधन। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह जिस आंदोलन का नारा है कौन सा है? चिपको आंदोलन। फिर नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए चलाया गया आंदोलन है, कौन सा? नर्मदा बचाओ आंदोलन। आइए देखते हैं